चुनाव के पहले एक जुमला चला था कि देश के बाहर रखे काला धन जब वापस आएगा तो हर एक अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। अब वो 15 लाख मिलेंगे या नहीं ये कहना मुश्किल है, आसार कम ही है। लेकिन अगर किसी और के काले धन की जानकारी आप दे दें मुखबिर बनकर तो 15 लाख रुपए इनाम के रूप में आपको जरूर मिल सकता है। काले धन पर जानकारी पाने के लिए टैक्स विभाग को ऐसे तरीके अपनाने पड़ रहे हैं क्योंकि खबरों के मुताबिक अब तक नए कानून का बहुत ही खराब रिस्पॉन्स आया है। डेडलाइन में सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं और अमीर इस कानून से इतना डरे हुए हैं कि खुलासा करने के बजाय पकड़े जाने का रिस्क लेना पसंद कर रहे हैं। नए तरीके के ट्रस्ट बन रहे हैं, रिश्तेदार को बाहर एनआरआई बनने भेजा जा रहा है और दुबई सिंगापुर छोड़कर नए नए सेफ हेवन्स की खोज चल रही है। तो क्या ब्लैक मनी बिल का उल्टा असर पड़ रहा है? क्या ये डर वाजिब है कि इस कानून की आड़ में बेगुनाह लोग भी फंसेंगे? इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारा खास पैनल में जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा, इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट टीपी ओसवाल, टैक्स ऑनलाइन के संपादक शैलेंद्र कुमार और वरिष्ठ पत्रकार वैद्यनाथन अय्यर। स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। टीपी ओसवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर है, लेकिन पहला व्यू मैं आपसे ही लेना चाहूंगी। ओसवाल साहब, एक जो बात चली है कि कंप्लायंस इसलिए कम नजर आ रहा है इस नए कानून से क्योंकि लोग डरे हुए हैं कि उन्हें कोई इम्यूनिटी नहीं दी जा रही। आप 60% पेनल्टी भी भरेंगे, आपका धन वापस भी आएगा, उसके बाद भी आपको इम्यूनिटी नहीं है कानून से। देखिए, डरे हुए या नहीं है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। गवर्नमेंट को कोई भी स्कीम सक्सेसफुल करनी हो, और गवर्नमेंट की ये नीयत काफी साफ है कि इन्होंने ये स्कीम लाई है, तो उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। परंतु इस स्कीम को यदि सक्सेसफुल करना हो तो जो भी क्वेश्चंस लोगों ने पूछे हैं उसके सवाल के जवाब दे, लोगों को क्लैरिफाई करे। आज इतनी दिक्कतें हैं, इतनी डिफिकल्टीज है ये कानून समझने में, पहली बात, और समझने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करने में, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हम प्रोफेशनल लोगों को जब समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या हम हमारे क्लाइंट्स को क्या समझा पाएंगे? एक ये मुद्दा है। और इसके कारण जब हमने बोर्ड के सीबीडीटी के चेयरमैन और रेवेन्यू सेक्रेटरी मुंबई में आए थे, दिल्ली में भी मीटिंग की थी, इन्होंने हमने सवाल पूछे हैं, 50 सवाल पूछे हैं, इन्होंने कुछ 15-20 सवालों का जवाब दे दिया है एफएक्यू करके, और वो भी इनकम्प्लीट। हमारे हिसाब से इस तरह से यदि रिस्पांस रहेगा तो कोई भी डिक्लेरेशन करने में हिचकिचाहट होगी, लोगों को उसको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि गवर्नमेंट जो करना चाहती है वो उनकी नीयत साफ है ये नहीं है। तो हिचकिचाहट कहाँ हो रही है, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, हिचकिचाहट जो हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फॉरेन में असेट है जी, और मैं आज डिक्लेरेशन दे दूं इसका, तो ये आज तो मुझे इम्यूनिटी दे देंगे टेम्पररीली, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में उसको वापस अगले साल पकड़ा जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। विदाउट द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट आई हैव इन्वेस्टेड मनी अब्रॉड, तो कल के माने उस पर एक्शन होगा और मेरी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट जाएगी। तो उसका क्लैरिफिकेशन ही देने को तैयार नहीं। गवर्नमेंट कह रही है हमने आरबीआई को लिखा है, लेकिन उसका कोई इश्यू नहीं आया। ये तो बहुत ही बेसिक पॉइंट है। अग्रवाल साहब, आप सबके व्यू लेकर फिर आपके पास आते हैं। वैद्यनाथन अय्यर, इस बीच वॉशिंगटन पोस्ट में भी एक लेख छपा है कि किस तरह से जो लोग हैं जिनके एसेट्स बाहर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें हैं, अमीर लोग हैं, अलग तरह के इन्वेस्टर्स हैं, वो किस हद तक डरे हुए हैं और नई नई जगहें ढूंढ रहे हैं सेफ हेवन्स के लिए। कुछ रिश्तेदारों को बाहर भेजने के आप एनआरआई बन जाइए ताकि आपके अकाउंट्स में पैसा डालेंगे। ये डर क्या वाजिब है? क्या इस डर के पीछे एक फिर से चोरी करने की मंशा है, या फिर लग रहा है कि इस ड्रैकोनियन लॉ में हमारे लिए कोई इंसाफ नहीं होगा? जी, डर तो काफी है। जैसे पहले प्रवक्ता ने भी बताया कि काफी जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के जो जवाब दिए थे सरकार ने अपनी वेबसाइट पर, उस पे बहुत सारे अभी भी इश्यूज हैं जो क्लैरिफाई नहीं हुए। जैसे 2-3 उदाहरण मैं देता हूं क्विकली। एक तो मानो आप जो अनडिस्क्लोज्ड एसेट की बात कर रहे हैं, वो अनडिस्क्लोज्ड एसेट तभी माना जाएगा जब वो एसेट खरीदा गया अनडिस्क्लोज्ड इनकम से। मानो आपका इनकम ऐसा है जो वाजिब इनकम है जिसमें इंडिया पे टैक्स लग चुका है, और उसके बाद आपने एसेट
खरीदा है बाहर देश में और उसको मानो आप गलती से ना डिस्क्लोज करें, तो क्या वह भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम एसेट हो जाएगा? तो यह बड़ा प्रश्न है। स्टॉक ऑप्शंस जो बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स को मिलते हैं और जो अभी तक स्टॉक्स में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, जो वेस्टिंग पीरियड होती है वो उस दौरान में है स्टॉक्स, तो क्या वो उसको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा? और एक इम्यूनिटी वाली बात होती है जब आप सारा कुछ डिस्क्लोज कर रहे हैं, फॉरेन एसेट्स और फॉरेन इनकम आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको इम्यूनिटी मिलती है क्या प्रोसिक्यूशन से? तो वो नहीं साफ नजर आता है कि वो इम्यूनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी। और फेमा की जो बात है वो बिल्कुल वाजिब बात है। मानो आप आज सारा कुछ डिस्क्लोज कर दिए हैं, फॉरेन एसेट्स और फॉरेन इनकम डिस्क्लोज कर दिए हैं, उसके बाद अगर अगले साल भी आपको और लगातार हर साल आपको अपने फॉरेन एसेट्स और फॉरेन इनकम बार बार इनकम टैक्स रिटर्न्स में आपको दिखाने पड़ेंगे, तो फेमा के प्रोविजंस आप पर लागू होंगे। आप पर लागू होंगे तो आप फिर से सरकार के गलत दायरे में आ जाते हैं। तो ये डर तो बहुत वाजिब है और बना हुआ है लोगों में। नहीं तो शैलेंद्र कुमार जी, क्या यही कारण है कि इतना खराब रिस्पांस अब तक आया है? 3 हफ्ते बचे हैं, 30 सितंबर की डेडलाइन है, जब तक ये विंडो बंद हो जाती है जहां आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, और डिस्क्लोज करने पर आपको 60% टैक्स लगेगा ही, पूरी इम्यूनिटी भी नहीं मिल रही है। इसलिए इस हद तक मेजर्स लिए जा रहे हैं कि अगर किसी के बारे में आपने जानकारी दी तो आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये स्कीम का जो लक्ष्मण रेखा खींचा गया था राइट इन द बिगिनिंग, जब स्कीम को फ्रेम किया गया, डिजाइन किया गया, अगर आप ओरिजिनली इस स्कीम को देखें जो 1 जुलाई को नोटिफाई हुई थी, तो बहुत क्लियर हो जाता है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्सेप्शंस क्लॉज बनाए थे, बहुत तरह के केसेस को इस स्कीम के बाहर कर दिया था। इसके मतलब बहुत क्लियर था कि गवर्नमेंट को पहले से पता थी कि इस स्कीम के अंदर बहुत ज्यादा डिक्लेरेंट्स नहीं आने वाले हैं। अगर आप देखें रीअसेसमेंट का केस देखें, सर्वे का केस देखें, सर्च का केस देखें, इवन आपको 142, 43 का नोटिस हुआ, वो सारे केसेस बाहर आ गई थी। गवर्नमेंट ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, सेटलमेंट कमीशन के दरवाजे बंद हो गए, कंपाउंडिंग के दरवाजे बंद हो गए। तो एक तरह से ये देखा जाए तो गवर्नमेंट को बहुत क्लियर था, उनका मैंडेट, उनका विजन, उनका रोड मैप क्लियर था कि मैं ये सारे दरवाजे बंद करके बहुत लिमिटेड जो है ऑप्शंस देने वाला हूं। ये जरूर जैसा उन्होंने कहा कि फेमा तो ऑलरेडी इस एक्ट के अंदर में कस्टम्स एक्ट, फेमा, वेल्थ टैक्स एक्ट, इस तरह के 3-4 एक्ट के अंदर में जो भी डिक्लेरेशन होंगी वो एडमिसिबल एविडेंस नहीं होंगी, ये दिया हुआ है। हाँ, जहां रिकरिंग की बात आ रही है वहां पे एक क्लैरिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है, जैसा सवाल साहब ने बताया है, बोर्ड उसके बारे में जरूर सोच सकती है। बट मैं समझता हूं कि अभी जो FAQ लाई है गवर्नमेंट, 3 हफ्ते बचे हैं, कब सोचेगी और कब ये होगा? संजय झा, आपका क्या व्यू है इस पूरे मामले पर? क्योंकि काले धन को वापस लाना एक बड़ा चुनाव के पहले पॉलिटिकल मुद्दा भी रहा है। इस सरकार को इतना श्रेय तो मिलता है कि वो कोशिश करती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें ज्यादा काला धन वापस आने वाला है? देखिए तमन्ना जी, हकीकत तो यही है कि ये जो उन्होंने स्कीम उन्होंने उसका जो ऐलान किया है, उसमें जहां तक मुझे मालूम है कि सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ एक शख्स ने कुछ अपने डिस्क्लोजर्स किए हैं। इसका मतलब इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि ये स्कीम पूरा बुरी तरह से फ्लॉप किया है। मोदी जी के बहुत लंबे लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ फ्लॉप्स में इनको भी जोड़ दीजिए। आपने सही तरीके से शुरू किया था, वो 15 लाख का जो वो चुनावी जुमला है, वो भारत के 1 से 25 करोड़ लोगों को वो एक सपना दिखाने में लग गए, चुनाव जीत लिया। अब ये जो है पूरा एक तरीके से ये स्कीम भी, मुझे नहीं लगता है कि उनमें कुछ गंभीरता थी, जैसे एक पैनलिस्ट से पहले बताया हमने कहा था कि अब कम से कम आपको 15 लाख मिल सकते हैं किसी की शिकायत करके। नहीं भाई तो मैं कह रहा हूं, ये कहते थे टैक्स टेररिज्म, ये टैक्स टेररिज्म एक तरीके से वापस आ गया है। मैं एक आपके सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दा पेश करना चाहता हूं। यदि ये सरकार, एक बाहर में कितना पैसा है उस पर बहुत वाद विवाद हो रहा है कि इतना बिलियन है, इतना बिलियन है, लेकिन ये सरकार यदि सचमुच काले धन को रोकना चाहती थी तो इनको एक रिपोर्ट है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी ग्रुप ने जो सबमिट किया था, उस रिपोर्ट में तमन्ना जी साफ तरीके से लिखा गया है कि भारत में यदि आपको ब्लैक मनी जो बाहर जाता है तो यहां से जाता है, तो आप यदि जड़ को न रोकेंगे तो जड़ तो हमेशा कमजोर रहेगा, तो काला धन तो हमेशा होता ही रहेगा आपकी इकोनॉमी में। अब आप देखिए इकोनॉमी जितना बड़ा होगा तो काला धन और बढ़ेगा, कम नहीं होगा, चाहे आप जितनी भी पारदर्शिता लाएं।
तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, सुन लीजिए। उस रिपोर्ट में यह साफ तरीके से लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट अंडर इनवॉइसिंग ओवर इनवॉइसिंग। आप पार्टिसिपेटरी नोट्स को लीजिए जिसे फॉरेन जिसे स्टॉक मार्केट में पैसे आते हैं। आप ये ले लीजिए कि रियल एस्टेट में जिस तरीके का अभी भी 70-80% लोग कैश में पे कर रहे हैं। डोमेस्टिक तो नहीं एक डोमेस्टिक काले धन नहीं एक मिनट आप गोल्ड डायमंड को एक मिनट अरे आप गोल्ड डायमंड को भी ऐड कर दीजिए। नहीं ये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। गोपाल जी वहां बैठे हुए हैं, बहुत लंबा चौड़ा बहुत भाषण करते हैं बीजेपी। आपने क्या कदम उठाया है कि द लोकल जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी इज निप्ड इन द बड। सबसे बड़ा जो अहम प्रश्न वो है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं और आपने सबकी बात सुनी है और धैर्य से सुनी है। इसमें दो चीजें निकल कर आ रही हैं। एक, इंटेंशन शायद अच्छा हो, लेकिन इस तरह से पेश किया जा रहा है कि लोग प्रिफर कर रहे हैं कि वो रिस्क ले ले कि सरकार आके हमें पकड़े, हम कोर्ट में देखेंगे, लिटिगेशन चलते रहेगा, लेकिन मैं 60% भी दूं, मेरा धन भी वापस आए और मुझे इम्यूनिटी भी ना मिले, तो कैसे ये चलेगा? देखिए, अब मैंने सबके ध्यान से सुनिए, मेरी भी बात पूरी सुन लीजिएगा। ब्लैक मनी की दो बातें बहुत जरूरी है। एक तो जनरेशन और पार्किंग। जनरेशन जो होता है वो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से होता है और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से भी होता है। तो ब्लैक मनी को अगर हमें फाइट करना है तो दो लेवल पे करना पड़ेगा। तो यह जो ब्लैक मनी बिल का है यह केवल पार्किंग को कंट्रोल करता है। जनरेशन जो है वो डोमेस्टिक डिफरेंट लॉज हैं, ट्रांसपेरेंसी भी लानी है, ऑडिट ट्रेल भी रखनी है और इनकम टैक्स के अलग अलग प्रोविजन भी है, उनको भी स्ट्रिंजेंट करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको अलग लेवल पे करप्शन के रास्ते बंद करने हम तो चाहे वो ऑक्शन करना है वो सब करना, वहां पे हम कर रहे हैं। 2015 के बिल पे फोकस कर रहे हैं। तो और आप मानेंगे कम से कम कि अब तक इसका जो रिस्पांस रहा है पूरी तरह से फ्लॉप शो रहा है। देखिए, अभी सबसे पहले बात जितने भी अपने बाकी लोगों ने पैनलिस्ट ने बोला, उन्होंने क्या बोला कि यह बहुत बड़ा फियर जनरेट कर रहा है। तो ब्लैक मनी को डील करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल गवर्नमेंट के पास क्या है? फियर जनरेट का। अगर आपका ब्लैक मनी होगा तो यह एक विंडो डिस्क्लोजर की दी है, 30 सितंबर तक दी है। उसके बाद गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग स्टेप्स ले सकती है और लेगी, यह इसका प्रोविजन। दूसरा बात क्या है कि आप केवल यही नहीं देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे HSBC के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं उनके ऊपर ईडी पूरी तरह से एक्टिव हो रहा है, वहां से प्रेशर कर रहे हैं। इवन स्विस बैंक के ऊपर पॉइंट इज कि जो फियर जनरेशन टेक्निक है वो काम नहीं कर रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बात जो ब्लैक मनी का पूरा जो सिस्टम है उसमें एक तो डिस्क्लोजर नॉर्म देना पड़ेगा। और ये जो कह रहे हैं कि आपको जो 30% का टैक्स और 30% के पेनल्टी, उसके बाद आपने डिस्क्लोज कर दिया एसेट और उसमें इनकम डिस्क्लोज कर दी तो ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी की तो बात ही है। उसके बाद अगर आप कर रहे हैं, एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया, और क्या चाहते हैं? जब गवर्नमेंट ने कह दिया कि इफ यू डिस्क्लोज देन देयर विल बी नो पेनल्टी, नहीं करेंगे 30 सितंबर तक नहीं करेंगे और सरकार उसको इन्वेस्टिगेट करके पता करती है तो आपको 30% तो टैक्स देना पड़ेगा, 90% उस पर पेनल्टी लगेगी और इम्प्रिजनमेंट 10 साल तक होगा। तो बहुत क्लियर डेफिनेशन है कि इसके द्वारा हम क्या अभी 30 सितंबर तक क्या प्रोविजन है। नहीं, और भी बात देखिए ना, अनडिस्क्लोज एसेट जो भी सारे बातें हैं, फेमा और ये सारी बातें फ्लॉप, जो आखिर जो गवर्नमेंट अगर ये किसी चीज के थ्रू लाएंगे तो इसी तरह आप एक मल्टीप्रोंग अप्रोच गवर्नमेंट ने लेनी है। नहीं, बट व्हाई इज इट नॉट वर्किंग? टीपी ओसवाल जी, संजय झा, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन थोड़े जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो इसके साथ डेली बेसिस पे डील करते हैं उनका मैं व्यू जानना चाहती हूँ। आपने गोपाल कृष्ण अग्रवाल की बात सुनी, टीपी ओसवाल जी, इसमें कितनी क्रेडिबिलिटी आपको लगती है? वो कह रहे हैं देखिए, गोपाल जी ने बताया जो बात है वो उन्होंने अभी ब्लैक मनी एक्ट पे कुछ भी बोला नहीं है। उन्होंने बोला डोमेस्टिक टैक्स में डील नहीं, ब्लैक मनी पे बोला नहीं। सवाल है, दहशत फैला के आप किसी से कुछ भी वसूल नहीं कर सकते हो। दहशत फैला दीजिए, लेकिन लोग उसको डील कर लेंगे आपस में दूसरे तरीके से। सवाल ये आता है कि लेजिटिमेटली लोग चाहते हैं कि कुछ इश्यू क्लैरिफाई करे गवर्नमेंट। जैसे शैलेश जी ने पूछा कि या किसी और एक व्यक्ति ने पूछा था कि भाई एक मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या हो रहा है, छोटे टैक्स पेयर्स है जिसके पास 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन तक का पैसा, जो एम्प्लॉइज थे बाहर विदेशों में, जिनको स्टॉक ऑप्शन मिल रहा है, जिसका बैंक अकाउंट है, जिसमें पेंशन आ रहा है, उसका क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट देना नहीं चाहती है, दे ही नहीं रही है। और यदि फॉरेन में असेट है उसका कोई क्लैरिफिकेशन दे नहीं रही है। तो ऐसे मामले में यदि गवर्नमेंट को प्रोएक्टिवली, जैसे चिदम्बरम ने 96 में ब्लैक मनी वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम में
स्कीम निकाली थी और गांव-गांव में जाके, बड़े शहरों में जाके जितने भी सवाल थे उस पर आप मानेंगे गोपाल जी, गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। नहीं, इट्स इम्पोर्टेंट। मैं इम्पोर्टेंट बात इसी पे मैं कहना चाहता हूँ कि ये VDIS नहीं है, वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम अलग है। दूसरी बात, लेकिन गोल क्या है? गोल क्या है? ये काला धन कि ये जो इन्होंने ऑप्शन दिया है, एक मिनट क्लैरिफिकेशन का मामला आता है, एक मिनट मैं इसमें क्लैरिफिकेशन ही है, बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप फॉरेन इनकम और एसेट्स को डिक्लेयर करेंगे तो यह, अगर आपने अनडिस्क्लोज इनकम रखी हुई है, नहीं, प्रॉब्लम है कि हरासमेंट से लोग डर रहे हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, कोई एक बेसिक लिमिट रखी जाती थी, मैं जो भी खर्च करूँ उसका हर एक का मैं खाता बनाते रहूँ। ये केवल लाइन कहाँ ड्रॉ हुई है? ये केवल डिस्क्लोजर है। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। यहाँ पर लौटेंगे जल्द ही, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन फैला हुआ है, डर फैला हुआ है। ये क्या काम करेगा या नहीं, ये विंडो ये भी देखना होगा। लेकिन लोग डर नहीं रहे, लोग उल्टा तो मैं दोनों देश छोड़कर जा रहे हैं, देश छोड़कर जा रहे हैं। चलिए हम लौटेंगे जल्दी। बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि काला धन वापस लाने का तरीका ही है कि आप डर डालें काले धन रखने वाले के मन में। ये बात सुनने में बिल्कुल सही लगती है, लेकिन जैसे हम इस पैनल पर डिस्कस कर रहे हैं, क्या वो डर अब इस कदर फैल गया है कि जो बेगुनाह है, जो काले धन नहीं रख रहे लेकिन उनके नौकरी की वजह से या पढ़ाई की वजह से बाहर कोई एसेट है, उनमें भी डर फैल गया। वैद्यनाथन अय्यर, आपने फॉर्मूला सुना कि धन वापस लाना है तो डर फैलाना ही पड़ेगा। जी, डर फैलाइए, लेकिन सेफगार्ड्स के बगैर अगर आप डर फैलाएंगे तो उसका काउंटर प्रोडक्टिव ही रहेगा, उसका आउटकम काउंटर प्रोडक्टिव रहेगा। मानो छोटी छोटी सी चीजें हैं, जैसे आप कहते हैं कि आप पूरा डिस्क्लोज कीजिए इनकम अपने बैंक अकाउंट में। पिछले जब से बैंक अकाउंट खुला है सारे क्रेडिट्स तब से लेकर आज तक सारे क्रेडिट्स बताइए। फॉल्स स्टेटमेंट है। This has been withdrawn by the होते हैं, जैसे मानो आप लोन ले रहे हैं किसी चीज के लिए तो वो भी आपके अकाउंट में क्रेडिट बनकर आता है, तो वो उससे फिर लोगों को लगता है कि यह इनकम तो हमारा टैक्सेबल इनकम ही नहीं है। वैद्यनाथन अय्यर ये कह रहे हैं कि ऐसा, इस पे क्लैरिफिकेशन आ चुका है। हाँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने शुरू में ये इन्फॉर्मेशन बैंक अकाउंट की और पासपोर्ट्स के डिटेल और कई चीजें मांगे थे। जब लोगों ने ध्यान में दिया तो फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद ने उस सरल फॉर्म में से ये इन्फॉर्मेशन विड्रॉ कर ली। केवल आपको पैन नंबर देना है और पासपोर्ट का नंबर देना और कोई ट्रांजैक्शंस के डिटेल नहीं देने। तो यह चीजें बिल्कुल क्लैरिटी कर दी है। और नहीं, लेकिन द फैक्ट कि विड्रॉ कर ली गोपाल कृष्ण जी, ये दिखाता नहीं है कि बिना क्लैरिटी के ये लॉ लाया गया है। नहीं, वो सरल फॉर्म की बात कर रहे हैं। शैलेंद्र कुमार जी खुद बोल रहे हैं, फॉर्म की बात कर रहे हैं। शैलेंद्र जी खुद बोल रहे हैं कि जिस तरह के नियम इसमें है, सरकार की मंशा साफ दिख रही थी कि उसमें कुछ ज्यादा डिक्लेरेशन आने नहीं वाली है। क्यों शैलेंद्र जी? बात सही है, लेकिन अगर अब देखा जाए, अगर आप अब देखें जो गवर्नमेंट ने जो FAQ लाई है, और प्लस फ्राइडे इवनिंग को एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ने इशू किया है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस को लेकर के, जहां पर गवर्नमेंट ने काफी हद तक चीजों को क्लैरिफाई कर दिया है कि कुछ ऐसे केसेस जिनके असेसमेंट की प्रोसीडिंग्स चल रही हो, कुछ ऐसे केसेस जहां पर कुछ लोगों ने गवर्नमेंट के असेसमेंट में कॉपरेट किए हों, उस केसेस में कंपाउंडिंग को लेकर के गवर्नमेंट ने लिबरल अप्रोच लिया है। जबकि अगर कंपाउंडिंग हम ब्लैक लॉ एक्ट के अंदर देखें तो क्यों नहीं काम कर रहा है? फिर संजय झा क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि VDIS की बात हमारे एक और यहाँ पर पैनलिस्ट ने की थी। VDIS तो अलाउ ही नहीं है, और ये इन द सेंस कम से कम ये तो नहीं दिखा रहा है कि ब्लैक मनी रखने वाले को आप ऐसा विंडो दे रहे हैं जहां पूरी माफी है, देयर इज नो पेनल्टी। देखिए तमन्ना जी, अभी गोपाल जी ने उनकी जो असफलता का एक तरीके से उसका एक प्रचार करने की कोशिश की, लेकिन देखिए डर से कुछ नहीं होता है। डर यदि आप बनाएंगे अपने उद्योगपति पर या जो जिन्होंने काला धन बाहर में छुपाया, जो काला धन बाहर रखते हैं, उनका दिमाग, उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उनको पूरा हुनर है। वो किसी और टैक्स हेवन में हटा देंगे, वो अलग अलग बैंक अकाउंट्स फिर बेनामी कर देंगे। आपका उद्देश्य क्या था? आपका तो क्या उद्देश्य था कि आप काला धन को भारत में लाएं। संजय झा, नहीं, एक मिनट देखिए,
देखिए, मैं समझता हूं कि इस सरकार की मंशा और नियत पर लोगों को विश्वास नहीं है, क्योंकि लोगों ने देखा कि जब 15 लाख का जब राम जेठमलानी इन्हीं के पार्टी के लोग ने, इन्हीं के पार्टी ने कहा कि नरेंद्र मोदी पर हमको विश्वास ही नहीं है। संजय जी कांग्रेस के टाइम में सारा जनरेशन नहीं हुआ, आप कैसे बोलने थे? गोपाल जी जरा बीच में मत टोकिए, आपके सारे गोपाल जी बीच में मत टोकिए, गोपाल जी आप बीच में रोक रहे हैं, ये सही बात नहीं है। अच्छा संजय जी, आपके पास रिक्वेस्ट है कि आप पॉइंट संक्षेप में पॉइंट पर आइए प्लीज। मैं यही कह रहा हूं कि जब देखिए मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं तो लोग कहेंगे कि हम जानबूझ के हम उनका विरोध कर रहे हैं। अरे राम जेठमलानी ने कहा है, वो बहुत ही जाने माने वकील है, कि इट इज अ फ्रॉड ऑन द नेशन, कि नरेंद्र मोदी की ब्लैक मनी को वापस लाने में हमको विश्वास नहीं है। संजय जी ब्लैक मनी को लेके और सुप्रीम कोर्ट के दबाव पर बीच में चाहे टोकते हैं आप गोपाल जी, संजय जी आप गलत बातों को जोड़ रहे हैं। अरे सुना कीजिए, अरे आप सुप्रीम कोर्ट के दबाव पर सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है, आपने कुछ किया ही नहीं। संजय जी आप व्हाई डोंट यू आस्क हिम ओनली व्हाई हैज ओनली 1% अप्लाइड फॉर द स्कीम? सिर्फ एक ही शख्स ने क्यों डिस्क्लोजर किया है? आप जब राम जेठमलानी की बात कर रहे हैं तो बिल तो इसीलिए तो लाया गया। गोपाल अग्रवाल, क्या आप मानेंगे कि ये लेकिन आपका बिल कमजोर है, कोई नहीं आ रहा है इसमें? नहीं, देखिए नहीं आया है ये तो फैक्ट है, लेकिन इसके साथ जो लॉ है वो इसीलिए तो है कि इसमें 2 स्टेप है, 30 सितंबर तक डेट है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग स्टेप लेगी। तो सरकार कहाँ कह रही है कि उसके बाद जो डिफॉल्टर होंगे उनके ऊपर वो सारी पिनल एक्शन होंगे जो इसमें लिखे हुए हैं। अगर फिर भी कोई कर रहा है तो या तो वो बदमाश पैसा क्या नहीं बोल रहे हैं गोपाल? या तो फिर नहीं, लेकिन लोग इतने मतलब इसका असर उल्टा पड़ा है ना। टीपी ओसवाल जी आप अपने ही पीठ तो वाहवाही कर रहे हैं समझाने के लिए। टीपी ओसवाल जी इनकी स्कीम फ्लॉप की है और गोपाल जी अपनी ही वाहवाही कर रहे हैं। आपका लक्ष्य फ्लॉप है वो माना जा रहा है, लेकिन कब मिलेंगे वो 15 लाख अकाउंट में हर भारतीय को? हम ब्लैक टीपी ओसवाल जी, क्या इसमें एक सिचुएशन यहाँ पर आई है जैसे वॉशिंगटन पोस्ट और दूसरे आर्टिकल्स में लिखा है, क्या आप ये देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हम अपने चांसेस लेंगे, हम 60% पेनल्टी नहीं देंगे, पकड़े जाए तो कोर्ट में देखेंगे, लिटिगेशन होती रहेगी, 10 साल की सजा, लिटिगेशन होती रहेगी। टीपी ओसवाल, गवर्नमेंट को क्लियर होना चाहिए और क्लियर कट स्कीम लानी चाहिए, और जितने भी क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट पब्लिक मांग रही है उसको दीजिए, आप सवालों के जवाब दीजिए। आप कह रहे हो कि 1 टाइम विंडो हम लेके आए हैं और आप अपना अटर फ्लॉप स्कीम हो रही है। ऐसे सिचुएशन में आपका फर्ज बनता है कि लोगों के सामने जाके क्लैरिफिकेशन दीजिए। हम तो कोई रिलीफ, पब्लिक रिलीफ नहीं मांग रही है, क्लैरिफिकेशन मांग रही है। तो कम से कम ये आप मानते हैं गोपाल अग्रवाल, क्योंकि समय बिल्कुल समाप्त हो गया, कि इस विंडो की जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड करनी पड़ेगी? ऐसा नहीं, ये जो सरकार तय करेगी एक्सटेंड करनी चाहिए, में अभी हम नहीं एक्सटेंड करनी चाहिए। आप मानते हैं? जो इसमें 2 आप खुद सीए हैं सर, आप बोलते हैं कि एक्सटेंड करनी चाहिए। देखिए अभी तो टाइम है, आज आप 3 हफ्ते हैं, क्यों तो 3 हफ्ते में बहुत कुछ हो सकता है। दूसरी बात HSBC और जो दूसरे बैंक्स हैं, जो स्विस बैंक्स हैं, ये सब स्टेप्स ले रहे हैं, इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा। जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह की बात होती है, बहुत सारी चीजें लास्ट में नहीं, अंग्रेजी में कैरेट एंड स्टिक की कहावत है, बिना कैरेट के स्टिक चलाने से शायद कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट का पहले एस्टीमेट था स्विस बैंक में 442 नहीं, गवर्नमेंट का नहीं था, बिलियन डॉलर है। हाँ। ये गवर्नमेंट का इनडायरेक्टली एस्टीमेट था, और अभी स्विस बैंक कह रही है हमारे पास $2 बिलियन इंडियन लोगों के हैं, उसमें 90% नॉन रेसिडेंट वाले होंगे। तो इसमें स्विस बैंक के पास अभी कुछ पैसा तो बचा नहीं। ओके चले से झूठ बोल के बेबुनियाद बात तो करना ही पड़ेगा। एक चीज तो है, जैसे हमने शुरू में कहा, नहीं है नहीं, हमने जैसे शुरू में कहा, कम से कम किसी और के बारे में जानकारी देकर 15 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। इसमें किस तरह का माहौल पैदा होगा, इस पर और चर्चा करने की शायद सरकार जरूरत है। नहीं, इस तरह के, क्योंकि ये वेंडेटा के लिए भी यूज हो सकता है, किस तरह से यूज हो सकता है वो भी देखने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।